हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ बिटर गार्ड या करेले की खेती। करेले की खेती में हमने क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, सॉयल, इम्प्रूव्ड वैरायटीज, सीड रेट, टाइम ऑफ सोइंग मेथड, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन तथा वीड कंट्रोल आदि चीज़ों के बारे में मेरे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लांट प्रोटेक्शन इन बिटर गार्ड या करेले में पादप संरक्षण कैसे करते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं करेले की क्रॉप में तथा उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, एवं कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे अटैक करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि रोग कौन सा है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई रोग लगा है, उसके लिए कौन सी दवा प्रयोग करेंगे जिससे कि उस रोग से या उस रोग का उपचार कर सकें या हम नियंत्रण कर सकें। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इन बिटर गार्ड या अगला है प्लांट प्रोटेक्शन इन बिटर गार्ड। प्लांट प्रोटेक्शन इन बिटर गार्ड या करेले में पादप संरक्षण। तो करेले में पादप संरक्षण में सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले इंसेक्ट कंट्रोल की। इंसेक्ट कंट्रोल या हिंदी में कीट नियंत्रण कहते हैं। करेले की क्रॉप में या बिटर गार्ड में कौन से कीट लगते हैं, तो इंसेक्ट कंट्रोल में सबसे फर्स्ट जो इंसेक्ट लगता है या जो कीट लगता है वो क्या है, तो सबसे फर्स्ट जो इंसेक्ट लगता है और बहुत ज़्यादा इस कीट का प्रकोप होता है करेले में, तो वो है एफिड्स। क्या है? एफिड्स या हिंदी में माहू कहते हैं। ठीक, फर्स्ट कीट कौन सा है, इंसेक्ट फर्स्ट है एफिड्स या माहू, कुकुरबिटेसी तथा अगर बात करें हम क्रूसीफेरी, जो भी क्रॉप्स हैं कुकुरबिटेसी की हों या क्रूसीफेरी की हों, इन दोनों कुल की या इन दोनों फैमिली की जो भी क्रॉप्स होती हैं उन सब में एफिड्स या माहू का बहुत अधिक प्रकोप होता है। अब हम अगर बात करें माहू होता क्या है, कैसे काज करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो आपने देखा होगा कि माहू जो होते हैं ये हरे रंग के बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं। किस प्रकार के? ग्रीन कलर के बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों, तनों या शाखाओं आदि पर चिपके रहते हैं एवं उनसे पौधों का रस चूस लेते हैं। जब ये पौधों का रस चूस लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि पौधे की पत्तियां धीरे धीरे मुरझा करके सूखने लग जाती हैं। ठीक, तो माहू में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, माहू जो होते हैं ये हरे रंग के बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो पौधे की पत्तियों शाखाओं तथा तनों आदि पर चिपके रहते हैं, तनों आदि पर चिपके रहते हैं एवं रस को चूस लेते हैं जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। पौधा क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है एवं मुरझाकर सूखने लगता है। ठीक, मुरझाकर सूखने लगता है। ठीक, तो इंसेक्ट में जो एफिड्स होते हैं या माहू होते हैं क्या करते हैं कि ये हरे रंग के बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि पौधे की पत्तियों पर, तनों पर, शाखाओं आदि पर चिपके हुए होते हैं और ये क्या करते हैं कि पौधे से रस को चूसते रहते हैं। लगातार जब रस चूसते रहते हैं धीरे धीरे पौधा क्या होता है हमारा कमज़ोर हो जाता है और एटलीस्ट वो फिर सूख कर नष्ट हो जाता है। ठीक, अगर हम माहू का कंट्रोल करना चाहें या माहू का नियंत्रण करना चाहें तो माहू के कंट्रोल के लिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम बात करते हैं कंट्रोल या नियंत्रण की। ठीक, माहू का हम कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, तो माहू के कंट्रोल के लिए हम दो प्रकार की दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी दवाएं जो कि हमको पाउडर फॉर्म में मिलती हैं या
पाउडर फॉर्म में होती हैं उनका हम बुरकाव कर देते हैं, या ऐसी दवाएं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तरल अवस्था में होती हैं, उनका हम स्प्रे करके भी माहू का कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल में दवा का नाम है फर्स्ट मेटासिस्टॉक्स। ठीक, दवा क्या है? मेटासिस्टॉक्स अथवा मैलाथियन। मेटासिस्टॉक्स अथवा मैलाथियन कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे दवा की? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, मेटासिस्टॉक्स अथवा मैलाथियन दवा की 25 से 30 किलोग्राम मात्रा को चाहे तो आप बालू में मिला के, राख में मिला के क्रॉप्स पर बुरकाव कर देंगे। इस प्रकार अगर आप एक हफ्ते के अंतर पर 2 से 3 बार अगर बुरकाव कर दे रहे हैं तो माहू का कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। अगर बाई चांस मान लीजिए हमको मेटासिस्टॉक्स, मैलाथियन या लिंडेन है, एल्ड्रिन है, कई सारे पाउडर्स हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं उस कंडीशन में मान लीजिए केमिकल दवाओं का प्रयोग करना पड़े, तो केमिकल दवाओं में दवा है क्लोरपाइरीफास। ठीक, इंसेक्टिसाइड दवा है क्लोरपाइरीफास 30 EC। कितनी दवा प्रयोग करेंगे? 1.5 लीटर प्रति 1000 लीटर ऑफ वाटर सोल्यूबल। क्या करेंगे? लिक्विड फॉर्म में दवा आती है क्लोरपाइरीफास, 1.5 लीटर दवा की 1.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला करके हम क्रॉप पर स्प्रे कर देंगे, और कम से कम एक सप्ताह के अंतर पर 2 से 3 बार स्प्रे कर देने से माहू का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया माहू कैसे लगते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं और उनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक, तो एफिड्स के बाद अगले जो कीट लगते हैं कुकुरबिट्स में या बिटर गार्ड में, अगला कीट कौन सा है? तो एफिड्स के बाद सेकंड जो हमारा कीट है अगला है, सेकंड है रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल अगला कीट है रेड पंपकिन बीटल। चूंकि नाम से ही आप जानते हैं जो रेड पंपकिन बीटल होते हैं लाल रंग के कीट होते हैं और ये कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक, रेड पंपकिन बीटल जो कि लाल रंग के कीट होते हैं, और रेड पंपकिन बीटल जो होते हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जियों के प्रमुख कीट होते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक ये नुकसान पहुंचाते हैं किसमें? कुकुरबिट्स क्रॉप्स में। करते क्या हैं कि ये जो कीट होते हैं ये पौधे की जो पत्तियां होती हैं शुरुआत अवस्था में ही, जैसे पौधा जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के मान लीजिए 20 से 25 दिन बाद जब पौधे में नए पत्ते निकलते हैं या नई पत्तियां निकलती हैं, उन पत्तियों को खा करके नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ठीक, तो रेड पंपकिन बीटल क्या होते हैं? ये लाल रंग के कीट होते हैं और कद्दू वर्गीय फसलों के बहुत ही भयानक कीट होते हैं। पौधे की शुरुआत अवस्था में लगते हैं और ये पौधे की शुरुआत अवस्था में ही पौधे को खा करके नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधा एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक, इनके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? तो इनके कंट्रोल के लिए दवा है, अगर कंट्रोल करना चाहें इनके लिए तो कंट्रोल के लिए दवा का नाम है इंडोसल्फान। ठीक, कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? इंडोसल्फान 30 EC 1 से 1.5 लीटर दवा को। ठीक, इंडोसल्फान 30 EC 1 से 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से रेड पंपकिन बीटल का कंट्रोल किया जा सकता है, या रेड पंपकिन बीटल को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो रेड पंपकिन बीटल के बाद अगला इंसेक्ट कौन सा लगता है कुकुरबिट्स में या बिटर गार्ड में? अगला इंसेक्ट लगता है एपीलैकना बीटल। ठीक, अगला इंसेक्ट कौन सा है? एपीलैकना बीटल। ठीक, अगला इंसेक्ट है एपीलैकना बीटल। एपीलैकना बीटल क्या होते हैं कि ये जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं या जो भी बिटर गार्ड होती हैं या करेले की क्रॉप में, ये पौधे को क्या करते हैं कि इनकी ये जो कीट होते हैं पौधे को इस प्रकार से खाते हैं, इनकी पत्तियों को इस प्रकार से खाते हैं कि पत्तियों में छलनी जैसी संरचना दिखाई देती है। पत्तियों में पत्तियां ना बन करके वो पौधे की पत्तियों को अंदर से खा करके पूरा नष्ट कर देते हैं और पत्तियां एकदम छलनी हो जाती हैं। ठीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है एपीलैकना बीटल किसमें? बिटर गार्ड में। ठीक, और इसके कंट्रोल के लिए, बिटर गार्ड के कंट्रोल के लिए अगर हम चाहें तो दवा का नाम है साइपरमेथ्रिन। ठीक, साइपरमेथ्रिन 30 EC, साइपरमेथ्रिन 30 EC 1.5 से 2 लीटर दवा, 1.5 लीटर दवा को
1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से एपिलेक्ना बीटल का कंट्रोल या एपिलेक्ना बीटल को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए इंसेक्ट जो कि बीटर गार्ड्स में या कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रमुखता से लगते हैं। इसके अलावा भी और एक कीट लगता है जो कि बहुत ज़्यादा लगता है, इसको हम कटवर्म कहते हैं। ठीक, अगला कीट है चौथा कटवर्म। ठीक, कटवर्म या हिंदी में कुतरा कीट कहते हैं। जो कटवर्म होते हैं या कुतरा कीट होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो कीट होते हैं ये हमेशा रात्रि के समय निकलते हैं, नाइट में निकलते हैं, और इनके जो कैटरपिलर होते हैं, इनके जो शिशु होते हैं, वो रात में निकल करके पौधे के तने को ज़मीन के पास से सीधे काट देते हैं। ठीक, पौधे के तने को ज़मीन के पास से काट देते हैं, जिससे पौधा हमारा एकदम से सूख करके नष्ट हो जाता है। ठीक, तो कटवर्म जो होते हैं या कुतरा कीट जो होते हैं, ये हमेशा पौधे की शुरुआत में लगते हैं। इनका प्रकोप रात्रि के समय होता है। इनके जो कैटरपिलर्स होते हैं वो रात्रि के समय निकल के पौधे के स्टेम को या पौधे के तने को नीचे से काट करके नष्ट कर देते हैं। ठीक, इनके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, तो अगर कटवर्म का नियंत्रण करना चाहें आप, तो इनके नियंत्रण के लिए मैंने जो दवाएं बताएं, चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में है, मैलाथियन है, मेटासिस्टाक्स है, या लिंडेन है, एल्ड्रिन है, किसी भी पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा को आप जुताई के समय ही खेत में मिला देंगे, जिससे कि इस कीट का प्रकोप हमारे खेत में होने ही नहीं पाएगा। बाई द वे मान लीजिए खेत में कटवर्म या कुतरा कीट का प्रकोप हो गया है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि मोनोक्रोटोफास या इंडोसल्फान अथवा साइपरमेथ्रिन अथवा क्लोरपाइरिफास अथवा रोगोर, किसी भी एक दवा की 1.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से कम 1 सप्ताह के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव कर देने से कटवर्म या कुतरा कीट का कंट्रोल किया जा सकता है, या कुतरा कीट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो कंट्रोल में अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, कटवर्म के लिए जो आपने एफिड्स या माहों का कंट्रोल किया, सेम उसी दवा का प्रयोग करके भी आप कटवर्म को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रमुख कीट हैं या प्रमुख इंसेक्ट हैं जो कि बीटर गार्ड में या करेले में लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कीट जो हैं बीटर गार्ड्स में लगते हैं, लेकिन जो मेनली प्रमुख कीट हैं जो कि आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं वो लगभग आपके सामने है, जैसे रेड पंपकिन बीटल है, एफिड्स है, एपिलेक्ना बीटल है और कटवर्म है। ये प्रमुख कीट हैं जो कि बीटर गार्ड में लगते हैं। ठीक, इंसेक्ट कंट्रोल के बाद अब हम बात करेंगे डिजीज कंट्रोल या रोग नियंत्रण की। ठीक, इंसेक्ट कंट्रोल के बाद अगला क्या है, डिजीज कंट्रोल। ठीक, डिजीज कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल या हिंदी में रोग नियंत्रण। ठीक, डिजीज कंट्रोल या रोग नियंत्रण। आपने पढ़ा कि बीटर गार्ड में या करेले में कीट कौन से लगते हैं, कीट के बाद अब बात करेंगे हम डिजीज़ की या रोग कौन से लगते हैं। तो करेले में, बीटर गार्ड में बहुत सारे रोग लगते हैं। कुछ प्रमुख डिजीज़ जो हैं हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट डिजीज़ जो लगता है बीटर गार्ड में, फर्स्ट क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, फर्स्ट डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू या हिंदी में इसको चूंडिल फफूंदी भी कहते हैं। ठीक, फर्स्ट डिजीज कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू या चूंडिल फफूंदी। मिल्ड्यू जो होते हैं कुकुरबिट्स में 2 लगते हैं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा डाउनी मिल्ड्यू। ठीक, इसी समय हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की भी। सेकंड जो डिजीज लगता है वो क्या लगता है, डाउनी मिल्ड्यू की। ठीक, बीटर गार्ड में या करेले में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, सिम्टम्स कैसे बनते हैं, रोग के कारक क्या होते हैं। चूँकि पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों प्रकार के जो डिजीज़ हैं या जो दोनों डिजीज़ हैं ये किसके द्वारा लगते हैं, फंगस के द्वारा, या हिंदी में कवक के द्वारा। ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों प्रकार के फंगस जो डिजीज़ हैं किसके द्वारा लगते हैं, फंगस या कवक के द्वारा लगते हैं। होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू हमारे खेत में या डाउनी मिल्ड्यू है। तो अगर बाय द वे मान लीजिए खेत में हमारे पाउडरी मिल्ड्यू लगा है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि आप देखेंगे जो बीटर गार्ड्स होगा या करेले की क्रॉप्स होगी, तो बीटर गार्ड्स की या करेले की खेती में या करेले के खेत में आप देखेंगे कि पत्तियों पर जो बीटर गार्ड या करेले की पत्तियाँ होगी, पत्तियों की ऊपरी सतह पर आपको सफ़ेद पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे, साथ साथ उन धब्बों में सफ़ेद चूर्ण सा पदार्थ इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। अगर आप खेत से बाहर निकलें या खेत में एक इधर से उधर जाएं तो आपके कपड़ों में या आपके शरीर पर भी
सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको खेत में दिखाई दे रहे हैं तो वो डिजीज़ कौन सा होगा? पाउडरी मिल्ड्यू होगा, जिसको आप चूर्णिल फफूंदी भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू में करेले की पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद भूरे रंग के पीले रंग के धब्बे बनते हैं तथा उन धब्बों में सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ इकट्ठा होता है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में होता है। और धीरे धीरे पत्तियों में क्या होता है कि जब सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ इकट्ठा होता है, धब्बे बनते हैं, तो पत्तियां जो होती हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती। और धीरे धीरे जब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे कि पत्तियां धीरे धीरे मुरझा करके बाद में सूखने लग जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णिल फफूंदी। अब हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू, या इसको हिंदी में मृद रोमिल आसिता भी कहते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू कैसे लगता है, हम कैसे पहचानेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू लगता है? तो जो डाउनी मिल्ड्यू लगता है या जो मृद रोमिल आसिता लगता है, इसका प्रकोप लगभग पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर कम होता है, बट ये जो होता है पत्तियों की निचली सतह पर ज़्यादा होता है। ठीक, इसीलिए इसको हम डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद भूरे या पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ करके ब्लैक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। धब्बे धीरे धीरे बढ़कर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे कि पत्तियां सड़ करके नष्ट हो जाती हैं। ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू में चूर्ण जैसा पदार्थ इकट्ठा होता है, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि पदार्थ ना इकट्ठा होकर के पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, और जो धब्बे होते हैं धीरे धीरे फैलकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक हो जाने से पत्तियां सड़ करके या पत्तियां सड़ करके नष्ट हो जाती हैं। ठीक, तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है। इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा इन धब्बों में या इन स्पॉट्स में क्या होता है, तथा इन धब्बों में सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ इकट्ठा रहता है। सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अगर ऐसे सिम्टम्स या ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो डिजीज़ कौन सा होगा? पाउडरी मिल्ड्यू होगा। ठीक, अगर बाय द वे डाउनी मिल्ड्यू लगा है तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या होगा कि इस रोग के प्रकोप से, डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों की इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर, इसमें डाउनी मिल्ड्यू में निचली सतह पर सफ़ेद पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। निचली सतह पर सफ़ेद पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक, इनमें सिर्फ स्पॉट्स बनते हैं, धब्बे बनते हैं, चूर्ण इकट्ठा नहीं होता है। ठीक, सफ़ेद पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा रोग का प्रकोप अधिक होने पर पत्तियां सड़कर, रोग का प्रकोप अधिक होने पर पत्तियां सड़कर नष्ट हो जाती हैं। ठीक, जब रोग का प्रकोप या डिजीज़ बहुत ज़्यादा लग जाता है तो क्या होता है कि जो धब्बे होते हैं धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं और पत्ती धीरे धीरे फिर सड़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरा प्लांट ही सड़ करके नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गए पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। अब हम बात करते हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू होते हैं तो
तो इनका हम कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे। बाय द वे मान लीजिए हमारे खेत में पाउडरी मिल्ड्यू लगा है या डाउनी मिल्ड्यू लगा है, जिनका हम नियंत्रण कैसे करते हैं, तो हम बात करते हैं कंट्रोल की। ठीक, कंट्रोल या नियंत्रण की। चूंकि दोनों प्रकार के जो डिजीज हैं ये फंगस के द्वारा लगते हैं, और जो कि फंगस के द्वारा लगने वाले रोग हैं, कवक के द्वारा लगने वाले रोग हैं, तो इनका कंट्रोल भी हम सेम दवाओं से ही कर सकते हैं। तो कंट्रोल में क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर 1, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्या करेंगे, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। जो भी सीड हम प्रयोग करेंगे सोविंग के लिए, तो बुआई से पहले ही हम जो बीज है हमारे पास उसको हम ट्रीटमेंट कर लें या उसका उपचार कर लें, उसके बाद ही हम खेत में बोने के लिए प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो फंगस के द्वारा लगने वाले रोग हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं या नहीं लगते हैं। ठीक, सेकेंड, दूसरा क्या करेंगे, रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। ठीक, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी जो होती हैं या जो रोग रोधी किस्में होती हैं जिसमें इन रोग का प्रकोप नहीं होता है, हमें ऐसी प्रजातियों की सोविंग करना चाहिए जिसमें कि यह रोग नहीं लगता है। अगर बाय द वे मान लीजिए खेत में रोग लग गया है, हमने बीज को उपचारित करके नहीं बोया है या रोग रोधी किस्मों की बुआई नहीं की है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो रोग लग जाने की स्थिति में या रोग का प्रकोप हो जाने पर दवा का नाम है, कौन सी दवा है, डाइथेन M45 दवा है, डाइथेन M45। डाइथेन M45 30 EC आप प्रयोग कर सकते हैं या 25 EC प्रयोग कर सकते हैं। 30 EC कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे, लगभग 1.5 से 2 लीटर। ठीक, 1.5 से 2 लीटर प्रति 1000 लीटर वाटर। क्या करेंगे कि डाइथेन M45 30 EC 1.5 से 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से रोग लगने की स्थिति में या रोग का प्रकोप होने पर लगभग 1 सप्ताह के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव कर देने से पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल हो सकता है, या पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम चूंडिल फफूंदी और मृद रोमिलास्ता या पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल कर सकते हैं या इनका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के बाद अगला डिजीज जो लगता है, अगला डिजीज है एंथ्रेक्नोज। तो हम बात करते हैं अगला डिजीज एंथ्रेक्नोज के बारे में। डाउनी मिल्ड्यू के बाद अगला डिजीज लगता है, तो थर्ड अगला कौन सा है, एंथ्रेक्नोज। ठीक, एंथ्रेक्नोज अगला डिजीज कौन सा है, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि जो कुकुरबिटर ग्राड होते हैं या करेली की क्रॉप्स होती है, एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं, और इसका प्रकोप हमेशा पत्तियों पर तथा फ्रूट पर, पत्ती पर भी और फल पर भी, दोनों पर होता है। इसमें होता क्या है कि एंथ्रेक्नोज के प्रकोप से पौधे की पत्तियों तथा फलों पर लाल भूरे रंग के या नारंगी रंग के धब्बे बन जाते हैं, और जिसके प्रभाव से पत्तियां भी सड़ जाती हैं, और अगर फल पर धब्बे बने हैं तो फल भी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं तो वो डिजीज कौन सा होगा, एंथ्रेक्नोज। ठीक, एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, इस रोग के प्रकोप से, इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों एवं फलों पर नारंगी लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो धीरे धीरे फैलकर सड़न पैदा करते हैं, ठीक, रोग का प्रकोप अधिक होने पर, फसल नष्ट हो जाती है।
रोग का प्रकोप अधिक होने पर फसल नष्ट हो जाती है। ठीक, तो एंथ्रेक्नोज अगर लगा है या एंथ्रेक्नोज का प्रकोप है क्रॉप पर, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? एंथ्रेक्नोज के कंट्रोल के लिए नंबर 1 तो फर्स्ट बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक, दूसरा सेकंड क्या करेंगे? रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। क्या करेंगे? जब हम सीड की सोविंग करेंगे तो सोविंग से पहले या बुआई से पहले ही हम सीड को क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कर लेंगे या उसका हम उपचार कर लेंगे, जिससे कि रोग का प्रकोप हमारे फसल पर होने ही ना पाए। या ऐसी किस्मों की हम बुआई करेंगे जिन किस्मों में डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी होती हैं, उसमें यह रोग नहीं लगता है, ऐसी किस्मों की हम सोविंग करेंगे। बाय द वे मान लीजिए रोग लग गया है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रोग लग जाने की स्थिति में अगर खेत में रोग लग गया है तो क्या करेंगे? इंडोफिल M45, ठीक, इंडोफिल M45 अथवा थायराम है, कैप्टान है, तो इंडोफिल M45 25 EC 1.5 से 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके इंडोफिल M45 25 EC 1.5 से 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से रोग का प्रकोप कम हो जाता है या रोग नष्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद एंथ्रेक्नोज के बाद अब हम बात करेंगे अगला डिजीज जो लगता है। अगला डिजीज क्या है? अगला है मोजैक। अगला रोग कौन सा है? मोजैक। ठीक, बीटर गार्ड में अगला जो डिजीज लगता है कौन सा है? वो है मोजैक। मोजैक क्या होता है? क्योंकि मोजैक जो होता है ये किसके द्वारा लगता है? तो मोजैक जो होता है ये वायरस के द्वारा लगता है। ठीक, अभी तक जो डिजीज आपने पढ़े ये तो फंगस के द्वारा लगते थे, और फंगस के द्वारा जो रोग लगते हैं उनका हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो मोजैक होता है यह किसके द्वारा लगता है? वायरस के द्वारा लगने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं सिकुड़ करके एकदम छोटी हो जाती हैं। पौधे की पत्तियाँ बीटर गार्ड में आप देखें, जब करेला होगा, अगर मोजैक का प्रकोप हुआ तो पौधे की पत्तियाँ जो होंगी वो मुरझा करके या सिकुड़ करके बहुत छोटी हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि पौधे में जैसे आप देखेंगे कि पत्तियाँ जो होंगी एकदम सिकुड़ी हुई होंगी, एवं उनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आसानी से नहीं हो पाती। धीरे धीरे फसल हमारी पूरी नष्ट हो जाती है। ठीक, तो मोजैक का कंट्रोल हम कैसे करेंगे? क्योंकि यह वायरस के द्वारा लगने वाला रोग है, और वायरस के द्वारा लगने वाले रोगों को हम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते या दवाओं का प्रयोग करने से उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। इनके लिए हम प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं या सावधानियां अपना करके इस रोग का प्रकोप हम कम कर सकते हैं या खेत में नहीं होने देते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मोजैक है तो सबसे पहले हम बीज को उपचारित करके बोएं, जिससे कि खेत में मोजैक लगने ही ना पाए। इसके अलावा रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। रोग रोधी किस्में ऐसी होती हैं जिनमें कि मोजैक रोग लगता ही नहीं है या उनका प्रकोप मोजैक में नहीं हो पाता। ठीक, तो ये हो गया मोजैक। इसके अलावा भी अगला जो डिजीज लगता है, अगला जो रोग लगता है वो कौन सा है? रूट नॉट निमेटोड। रूट नॉट निमेटोड। ठीक, बीटर गार्ड में अगला जो डिजीज लगता है वो लगता है रूट नॉट निमेटोड। इसमें क्या होता है कि रूट नॉट निमेटोड जब लगता है क्रॉप पर, तो इसके प्रकोप से जो पौधे की जड़ें होती हैं शुरुआती अवस्था में, उन जड़ों में नीचे छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। उन गांठों के बन जाने से पौधा न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता, और न्यूट्रिएंट ना ले पाने की कंडीशन में या सॉइल से जब पौधा न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता, उस कंडीशन में क्या होता है कि रूट नॉट निमेटोड लग जाने से जब न्यूट्रिएंट पौधे को आसानी से नहीं मिलता, पौधा ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे सूख करके नष्ट हो जाता है। ठीक, तो रूट नॉट निमेटोड में क्या होता है कि पौधों की जड़ों पर, पौधे की जड़ों पर शुरुआत अवस्था में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं।
इन गांठों के बन जाने से पौधा भूमि से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व तो नहीं ले पाता, धीरे धीरे पौधा क्या होता है, सूख जाता है। ठीक, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो रूट नाट निमेटोड के नियंत्रण के लिए या कंट्रोल के लिए दवा है निमेगॉन। निमेगॉन दवा का स्प्रे करना चाहिए या निमेगॉन दवा का छिड़काव करने से रूट नाट निमेटोड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से प्रमुख रूप से डिजीज हो गए या प्रमुख रोग हो गए जो कि बीटर गार्ड्स में या करेले में लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज बीटर गार्ड्स में लगते हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत अधिक लगते हैं, वो प्रमुख डिजीज हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, मोजाइक और रूट नाट निमेटोड। ठीक, तो ये हो गए डिजीज जो कि बीटर गार्ड में बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक, डिजीज कंट्रोल के बाद अब हम बात करेंगे ईल्ड या उपज की। ठीक, डिजीज कंट्रोल के बाद अब हम बात करते हैं ईल्ड या उपज की। ठीक, ईल्ड या हिंदी में उपज। ठीक, जब हम क्रॉप में सही समय पर उसकी सोविंग करते हैं, अच्छी वैरायटी, इंप्रूव्ड वैरायटीज़ की सोविंग करते हैं, समय से खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सिंचाई अच्छी से करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन भी बढ़िया तरीके से करते हैं, रोग एवं कीटों का कंट्रोल भी आसानी से कर लेते हैं, तो एटलीस्ट हमको बीटर गार्ड या करेले की उपज कितनी प्राप्त होती है। ठीक, तो बीटर गार्ड या करेले का प्रोडक्शन जो होता है या उपज कितनी होती है, अगर आपने गर्मियों की फसल ली है, गर्मियों मतलब समर सीजन में आपने बीटर गार्ड की खेती की हुई है, तो उपज कितनी होगी, तो समर सीजन में उपज में पहला, जब आप अगर मान लीजिए आपने समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु में बीटर गार्ड की खेती की हुई है या बीटर गार्ड की सोविंग की हुई है, तो उपज आपको कितनी मिलती है, 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, अगर आपने ग्रीष्म ऋतु में करेले की खेती की हुई है या ग्रीष्म ऋतु में सोविंग की है, तो आपको उपज कितनी प्राप्त होती है, तो हमें बीटर गार्ड की या करेले की उपज मिलती है 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और मान लीजिए हमने रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में क्रॉप ली हुई है, क्रॉप की सोविंग की हुई है, तो उपज हमको कितनी मिलती है, वर्षा ऋतु में हमको उपज मिलती है 100 से 150 कुंटल, 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको प्राप्त होती है बीटर गार्ड या करेले की। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए क्या है, ईल्ड या उपज बीटर गार्ड की। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में 80 से 100 कुंटल और वर्षा ऋतु में 100 से 150 कुंटल। ठीक, तो आज के वीडियो में आपने पढ़ा प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण, जिसमें से इंसेक्ट और डिजीज कंट्रोल के बारे में, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, किस प्रकार से पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं या फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और उपज कितनी हमको प्राप्त होती है। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।